साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज का अध्याय जैसा कि हमने पीछे वीडियो में बताया है, आज का चैप्टर है, आज का अध्याय है। यहाँ लेखक लिख रहे हैं, हम हंसते रहे वो व्यापार करते रहे। साथियों यहाँ एक दूसरे को संकेत देने के लिए यहाँ संकेत करके इशारा करके बता रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान जितने इन सब के इलाकों में हैं, जो अपने निजी काम करने वाले थे, अपना काम छोड़ते गए और दूसरे लोग अपना इस काम को अपनाते चले गए। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसमें भी हिम्मत दिखाई कि निर्भीक बस, निडरता बस उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, लेकिन वो अपने शहर, अपने गांव, अपना एरिया छोड़ करके दूसरे जगह गए और अपने काम को करते रहे। काम तो किया उनको, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी और नई तकनीक आने की वजह से उन्हें फिर भी उनको भरपूर उस काम का इनाम तो नहीं मिला। इनमें हुनरमंद इनमें पहले से काफ़ी था। इस चीज़ को देखा जाए कि कंपनियां टेक्नोलॉजी आने के बाद भी जो कला इनके हाथ में थी वैसी मशीनें नहीं बना पाती थी। इनके जूते के कारोबार बहुत अच्छे थे, जैसा कि लेखक यहाँ समझा रहे हैं। और कुछ लोगों ने एक बहुत बड़ी सोचने की बात है कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से जा कर के जो है कि पंजाब में बसे, और ये जा करके धीरे धीरे जब इनके पास उनका कारोबार बढ़िया से थोड़ा पनप गया तो इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके और सिद्ध वहाँ पंजाब के पंजाबी और सिख बन गए। बहुत से ऐसे जो मिलेंगे कि जो कई प्रांतों से जा करके वहाँ बिजनेस व्यापार किए। शुरू में खूब कठिनाइयाँ झेली, लेकिन जब उनके धंधा बिजनेस व्यापार में तरक्की हुई और जब उनको थोड़ा सा पैसा आया तो उन्होंने अपना धन परिवर्तन करके और वहीं जगह ज़मीन खरीद करके और सदा के लिए वहाँ पर वासी हो गए। आज मार्केट और बाज़ार में तरीके में देखा जाए तो चमड़े के कारोबार में सिखों का बहुत बढ़िया कब्जा है और वो खूब अच्छी से जमाए हुए हैं और खूब बढ़िया से अपने कारोबार को कर रहे हैं। जबकि कुछ उनके वहाँ के अस्थाई हैं तो कुछ वो बाहरी हैं, लेकिन एक दो पीढ़ी पहले, साथियों यहाँ लेखक बता रहे हैं, एक दो पीढ़ी पहले वो अपने वहाँ काम को जमाए और बसे बसाए और बस गए और खूब बढ़िया तरीके से आज अपना अपने कारोबार को चला रहे हैं। यही लेखक यहाँ समझा रहे हैं, हमें लाइनों के द्वारा लिख करके बता रहे हैं कि छोटे छोटे धंधे आकर के और कुछ सिख पंजाबी भाई भी अपना घर बार छोड़ करके तमाम उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश ऐसे कई इलाकों में बस गए और वहाँ अपना वो खेती बाड़ी और जो है कि और बिजनेस व्यापार से, खास करके बिजनेस व्यापार से ही ज़्यादातर जुड़ करके और आए और एक अच्छी खासी यहाँ पर ज़मीनें खरीद करके आज देखा जाए मुरादाबाद में, सीतापुर में, तमाम ऐसी जगह में कहीं है कि इनकी पूरी बस्तियाँ की बस्तियाँ बसी हुई हैं और ये पूरे देश में धीरे धीरे फैल रहे हैं। देश तो देश है बल्कि विदेशों में भी खूब अच्छी तरीके से फैल रहे हैं। इनकी मेहनत को सलाम है, ये काफ़ी मेहनत करने में प्रखर रहे हैं और इनकी बहादुरी भी है। ऐसा करना चाहिए सभी भी, लेकिन जो हमारे यहाँ के निजी मेहनत कश वर्ग था, आज वो मजबूती और मजबूती से नहीं बल्कि वो कमजोरी की स्थिति में है। इसी चीज़ को लेखक यहाँ हमें दे करके आगाह और सचेत कर रहे हैं। अब आगे की लाइनों में हमें लिख करके समझा रहे हैं। साथियों आप लोगों के सामने मैं इस चीज़ को खुद ही बयां कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए इस तरीके से। जैसा कि अध्याय में वो लिख रहे हैं, हम हंसते रहे वो व्यापार में लगे रहे। उस दौर में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों में एक और चर्मकारी दलित जातियां चमड़े का काम धड़ाधड़ तेजी से छोड़ती जा रही थी, तो दूसरी सवर्ण व पंजाबी सिंधी जातियां चमड़े से जुड़े व्यवसाय को हाथों हाथ अपना रही थी। जो सवर्ण हिंदू जातियां पाकिस्तान से पलायन कर भारत आई, उनकी बड़ी जनसंख्या के सामने रोजी रोटी का भारी संकट था। दलित जातियों के पास रहने का घर व खेती की छोटी जमीन तो थी, उनके पास तो सिर छुपाने का छप्पर तक नहीं था। जगह जगह शरणार्थी शिविरों में सिंधी व अन्य पंजाबी लोग दिन गुजार रहे थे। सभी ने हिम्मत नहीं हारी। जात बिरादरी की झूठी मर्यादाओं का तनिक सा भी ख्याल नहीं आया, क्योंकि परिवार का पेट भरने का अहम सवाल था। इन्हें जो छोटा मोटा धंधा नजर आया उसी में लगन से जुट गए। कबाड़ी, खोमचे, पान की दुकान, लारी पर धंधा नजर आया उसी में लगन से जुट गए। सब्जी बेचना, सड़क पर चादर बिछाकर सामान बेचना, रिक्शा चलाना, मजदूरी से लेकर हर छोटा से छोटा काम करने में हिचक नहीं था। हम उन्हें सड़क पर भूंगड़े बेचते देख हंसते रहे और वो अपने काम धंधे छोड़कर सवर्ण बन गए, जबकि ये लोग व्यापारिक बुद्धि की राह चले। बाजार में जिस तरह का काम धंधा मिला इन्होंने बिना शर्म हिचक के किया। आज पिछले 60 वर्षों में उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में जो प्रगति की है वह एक मिसाल है। साथियों यहाँ खास करके हमारे पंजाब से पंजाबी भाइयों के लिए लेखक यहाँ लिख रहे हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ तो जो वहाँ से पाकिस्तान के हिस्से की तरफ से जब इधर को आए तो यहाँ के लोगों के पास तो
थोड़ी बहुत ज़मीन और सर ढकने के लिए छत थी, लेकिन वो जो शरणार्थी बन के यहाँ आए उनको तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन साथ में बीवी बच्चा परिवार पेट पालने के लिए उसी चीज़ को यहाँ लेखक लिख रहे हैं कि कितना बढ़िया ढंग से उन्होंने यहाँ जा करके अपने फैलाए, और छोटे मोटे जो भी उनके काम सामने आया वो अपने काम को करते गए और काम को करते गए, और अपनी अपनी भूख और अपनी पैसा से कुछ पैसे काट करके जमा करके इकट्ठा करते करते, और आज उन्होंने वही जो है कि पूरे व्यवसायी बने हुए हैं। जो भाग कर शरणार्थी आए थे, आज 50-60 सालों में उनकी दूसरी पीढ़ियां तीसरी जाते आते पूरे देश के, तो देश क्या है वो विदेशों तक पूरा कब्जा किए हुए हैं। कितना बढ़िया अवसर हो, कितना बढ़िया दिया। इससे हमें जो हमारे देश के यहाँ मौजूदा हमारे शोषित वंचित समाज के जो हैं युवा साथी हैं या उनके बच्चे हैं, परिवार हैं, उनसे हमें सीख करके सबक लेनी चाहिए। अब इसी विषय में आगे लिख रहे हैं कि व्यापारिक काम का जैसे पहले रिवाज होता था कि ये अपने अपने घरों में छोटे छोटे काम करके माल को तैयार करते थे, और इनका जो है कि वो ले करके बड़ी कंपनियां ले जाती थी और वो अपने नाम का मुहर लगा करके। उस ज़माने में सबसे पहले जब बाटा कंपनी ही एक चमड़े का कारोबार का और सूज बनाने की कंपनी थी, उसके विषय में यहाँ लेखक बता रहे हैं कि वही एक कंपनी थी, लेकिन वो भी पूरा काम पूरा माल अपने आप से नहीं बनाती थी। वो छोटे छोटे घरों से ऐसे जो बढ़िया हुनरमंद कलाकार थे वो अपने घर में ऐसी जूतियों की तैयारी करते थे और उनसे ले जा करके अपने कंपनी का नाम और मुहर लगा करके वो बाज़ारों में खूब बढ़िया सेल करते थे। फिर भी इनका धंधा चलने के लिए कि इनके पास एक रोजी रोटी का एक साधन था। लेखक का यहाँ लिखाने और समझाने का मकसद ये है। अब आगे के लाइनों में वो फिर हमें सचेत कर रहे हैं। बाबा साहब ने अपने सामाजिक आंदोलनों में दलितों को अपने पुश्तैनी है समझे जाने वाले धंधों को छोड़ने के लिए बार बार कहा था। उस समय की परिस्थितियां बहुत दयनीय थी। देश के हर प्रांत में अछूतों का जीवन नरक जैसा। मेहतर समुदाय सिर पर सवर्णों का मैला ढोता था। अन्य कुछ जातियां मरे पशु का मांस खाती थी। मरे पशु के चारों ओर अछूत भी उसी तरह मरवाते थे जैसे गिद्ध मरवाते थे। छुआछूत ऊंच नीच का विकराल रूप था। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं थी। आर्थिक हालत बहुत गंभीर थे। दलितों का जीवन व दरिद्रता दलितों का जीवन अभाव व दरिद्रता से गुजर रहा था। दलितों का जीवन एक नाटक के समान था। ऐसी हालत को देखकर बाबा साहब ने मरे पशु खींचने, उनका मांस खाने तथा सिर पर मलमूत्र ढोने जैसी पुश्तैनी है धंधों को छोड़ने का आह्वान किया था, क्योंकि ऐसे काम दलितों की प्रगति में बड़े बाधक थे और दलितों की सोच समझ सम्मानजनक धंधों की ओर नहीं जाती थी। उनका मतलब यह कतई नहीं था कि लाभ कमाने वाले या कालाएं छोड़ दें। जिन छोटे बड़े पुश्तैनी धंधों से परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति ठीक रहती थी उसे छोड़ने में कोई समझदारी नहीं थी, लेकिन देखा देखी होड़ तथा जात व्यवस्था की सीढ़ी में ऊपर के पायदान पर चढ़ने की चाहत में चर्मकार दलित जातियों ने भी अपना काम एक ही झटके में छोड़ दिया। ना आगा पीछा सोचा और ना एक ही आगा पीछा ना सोचते हुए एक ही झटके में सारे कारोबार को छोड़ दिया। जूते बनाने का उम्दा औजारों को नाले में फेंक दिया। चमार होने का कलंक तो मिटाने के लिए सूझ बनाने के हुनर वाले तथा धन अर्जित करने वाले काम को भी ठोकर मारने से पहले ही नहीं सोचा। होना क्या था वही हुआ जो होना था। गिने चुने पढ़े लिखे लोग सरकारी नौकरी में लग गए। कुछ सिर्फ खेती पर निर्भर रहने लगे। कुछ दिहाड़ी मजदूरी बन गए और ज़्यादातर लोग पुश्तैनी धंधा छोड़ने के दूसरे दिन से ही सड़क पर आ गए और रोजी रोटी के लाले पड़ गए। यहाँ कभी कितने सुंदर ढंग से हमें एक उदाहरण के तौर पर वो दे रहे हैं कि जैसे बाबा साहब की सीख थी। उस जमाने की ऐसी स्थिति थी कि ठीक है वो इस गंदे कामों में लगे रहे और अपना है समझ करके उन्होंने बार बार भी अपील की थी। लेकिन साथियों यहाँ सोचने की बात है कि हम किसी कार्य को करते हैं, एक अपनी उसको मनोवृत्ति में बैठा लेते हैं। यहाँ लेखक को समझाने का मकसद ये है। और एक को रहता है कि सिर्फ ये हमारा कार्य है, इससे हम कार्य तक सीमित हैं। जैसे कि हमने बाजार में गया और हमारा बाजार में हम काम करके आए, एक हमारा धंधा है, सिर्फ एक धंधा वश ही इसे समझ करके करना था, ना कि ये हमारी सनातनी और हमारी पूरी जिंदगी है कि हम पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसी के पास हम मरते रहेंगे। उस हे भावना को निकालने की बाबा साहब ने कोशिश की थी कि आप इससे ना जुड़े, इस विचारधारा को निकालो कि हम गंदे हैं, हम नीच है। ऐसी विचारधारा को निकालने के लिए बाबा साहब ने बार बार ये प्रेरणा दी थी। लेकिन इसका जो है कि ना पढ़ाई लिखाई शिक्षा ना होने के कारण जो है कि इन लोगों ने इसका सही अर्थ समझ ना पाने के कारण जो है और इसको एक झटके में लात मार करके और अपने आप को जीवन को बेकार कर दिया। यहाँ लेखक यहाँ इस तरीके से समझ रहे हैं कि नहीं, वो धंधा था, उसका हमें रूप बदलना था, हमें उसको परिवर्तित करना था दूसरे समय में, या 10 लोग इकट्ठा मिल करके एक साथ में उस कारोबार को हमें दूसरों के सामने पेश करना था। लेकिन ऐसा ना करने के बजाय ऐसा कर करके यहाँ लेखक कह रहे हैं कि ये
ठीक नहीं था, और आज इनके लिए ये एक बहुत बड़ा सबक बन गया है कि आज इनके सामने रोजी रोटी का एक संकट सामने जो खड़ा है, उस विषय पे यहाँ कह रहे हैं कि बाबा साहब की लिखने की जो विचारधारा थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि हमें अपने अवसर को देखते हुए और धीरे धीरे इस चीज़ को हमें, इसकी जो विचारधारा थी, हमें जो गंदे लोग से देखने का करने थे कि मान लीजिए जैसे हमारा रहन सहन एक अलग स्थिति में था और इसे धंधा के रूप में हमें इसको बाहर अपने प्रकट किए हुए रखना था। ठीक उसी तरीके से जैसे कि कंपनी फैक्ट्री कोई खोलता है तो वहाँ घर पारिवारिक और जीवन नहीं होता है साथियों, वहाँ केवल कंपनी का ही काम होता है, बाकी समय के अनुसार वो अपने टाइम टू टाइम अपने घर आकर के अपना आम जीवन, उनका एक अलग ज़िंदगी होती है। और कंपनी में एक धंधा, एक कारोबार होता है। लेखक का यहाँ समझाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि बाबा साहब इसी उद्देश्य को कहे थे कि मान लीजिए एक के पास नहीं होता तो 10 मिल करके एक कोई दोकान रोजगार या और कोई बड़े काम ऐसे करने की कोशिश करें जो, लेकिन अपने धंधे को बनाए रखे, अपनी आर्थिक स्थिति को कायम करते हुए यहाँ इस ध्येय से लेखक यहाँ लिख रहे हैं, समझा रहे हैं। साथियों, इस अध्याय को यहीं विराम लेते हुए अगले दूसरे अध्याय पर फिर आपसे चर्चा करेंगे साथियों। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धा।